हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आइए डिस्कस करते हैं इलेक्टोरल डायनामिक्स यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज को, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 जजेस के बेंच ने कुछ गाइडलाइंस दी है रिगार्डिंग कोर्ट केसेस एंड स्पेशली क्रिमिनल केसेस रिलेटेड टू एमपीज एंड एमएलएस। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज के बेंच के थ्रू हाई कोर्ट्स को गाइडलाइंस दी हैं कि वो स्पेशल बेंचेस को कंस्टिट्यूट करें। ये स्पेशल बेंचेस क्यों कंस्टिट्यूट किए जाएंगे? ताकि सबसे पहले तो जितने भी एमपीज और एमएलएज हैं उनके खिलाफ जितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं उनके ट्रायल्स को एक्सपेडाइट किया जाए और साथ ही साथ इन 5000 से भी ज्यादा केसेस को मॉनिटर किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहां यह भी कहा कि वो अम्ब्रेला गाइडलाइंस दे सकता है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप तरीका नहीं बता सकता है कि हाई कोर्ट्स को कैसे ये इंश्योर करना होगा। हाई कोर्ट्स अपना विजडम का इस्तेमाल करते हुए इन सभी पेंडिंग केसेस को जरूर ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस भी दी, जिन डायरेक्शंस को मानना यहां पे हाई कोर्ट को जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग द कंट्रोल ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर द और विच फॉल अंडर द जुडिशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डायरेक्टिव्स देगा, जो भी डायरेक्शंस देगा, वो सबऑर्डिनेट यानी कि उससे नीचे जितनी भी अदालतें हैं और जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं उन्हें मानना पड़ेगा। बेसिकली 2 PILs या 2 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस विच वर फाइल्ड बाय अश्विनी कुमार उपाध्याय, जो कि पहले से बहुत ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट लिटिगेशन में लगे हैं, उनकी ये कल्मिनेशन है या उनके PILs का ये आउटकम है। 2 PILs फाइल की गई थी, एक विच वांटेड एन एक्सपेडाइटेड डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एमपीज एंड एमएलएस, एंड दूसरा वो सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की वैलिडिटी को क्वेश्चन करते थे। दोस्तों, एमपीज और एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया हमारे संविधान में लिखे हैं आर्टिकल नंबर 102 के अंदर। इसके अलावा हमारे संविधान के ही 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखना है तो उसकी पावर जो है पार्लियामेंट को दी गई है। उस पावर का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पास किया है, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 8 में कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस लिखी हैं। इन सेक्शन 8 में सब सेक्शन 3 में एक डिस्क्वालिफिकेशन लिखी है कि यदि किसी भी एमपी या एमएलए को, इफ एनी एमपी और एमएलए इज कन्विक्टेड फॉर अ पनिशमेंट ऑफ मोर देन 2 years, 2 साल से ज्यादा की अगर उसे सजा या 2 साल की इक्वल या उससे ज्यादा की सजा उसे हो जाती है, तब वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। अश्विनी कुमार उपाध्याय का यह कहना है, जिन्होंने ये कंप्लेंट की है, उनका यह कहना है कि 2 years ही नहीं, कितने भी देर की सजा क्यों ना मिल जाए, कितनी भी देर की कन्विक्शन क्यों ना मिल जाए, उस एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द और द क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट। इन्हीं सब PILs के रिजल्ट के नतीजे में आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली है। इस पर्टिकुलर जजमेंट से कुछ चीजें सामने आती हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के डेटा के हिसाब से लगभग 5175 केस एमपीज और एमएलएस के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। दैट इज एज ऑफ नवंबर 2022, 1 साल पहले की बात है। इसमें से 2100 केसेस ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा पेंडिंग है। दैट मींस डिले बहुत ज्यादा देखा जा रहा है इन केसेस की पेंडेंसी को रिजॉल्व करने के अंदर। लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस उत्तर प्रदेश से हैं, फिर बिहार और फिर महाराष्ट्र। और साथ ही साथ यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दी है सो दैट दीज केसेस कैन बी एक्सपेडाइटेड। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि एमपीज और एमएलएस के खिलाफ जो ट्रायल्स हैं उन्हें एडजर्न नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट फॉर रेयर एंड कंपेलिंग रीजंस। दैट मींस जब भी कोर्ट ये एडजर्न करने की या उस जो पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स है उसको किसी और दिन आने के लिए कहता है, तो नॉर्मल केसेस के अंदर एडजर्नमेंट छोटी छोटी बातों पे ली जा सकती है, बट इन केस ऑफ एमपी एंड एमएलए इट शुड बी ओनली फॉर रेयर एंड कंपेलिंग रीजंस। सेकेंडली, क्रिमिनल केसेस जहां पे डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट भी ऑन द टेबल है, यानी कि उस पर्टिकुलर केस जिसमें डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, ऐसे केसेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे
कौन से केसेस होने चाहिए जिसमें 5 या 5 साल से ज्यादा की पनिशमेंट हो। तो एक हियरार्की प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर दो कि प्रायोरिटी नंबर 1 डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले केस, इसको सबसे पहले और जल्दी रिजॉल्व करो। फिर सेकंड नंबर पे 5 या 5 साल से ज्यादा वाले केस, एंड देन द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग केसेस। तो इसने कहा है कि इस हियरार्की के हिसाब से काम किया जाए। इसके अलावा हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को कहा गया कि वो अपने कोर्ट्स में स्पेसिफिकली सो मोटो केसेस फाइल किया करें। सो मोटो मतलब खुद अपने इनिशिएटिव पे केसेस फाइल किया करें, और उन केस का टाइटल होगा इन रिगार्ड टू, मतलब इन रिगार्ड ऑफ designated court for MPs and MLAs. Such cases can be heard by the Chief Justice or the bench assigned by him. तो हाई कोर्ट जहां जितने मैटर्स में पॉसिबल है अपने पास वो केस ले आए और रेफरेंस लेके जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहां से अपने पास ये केस लेके उसको डिस्पोज ऑफ कर दे। इसके अलावा स्पेशल बेंचेस बनाने की भी यहां बात की गई है, दैट हाई कोर्ट्स के अंदर भी देयर शुड बी स्पेशल बेंचेस, एंड इन स्पेशल बेंचेस को सो मोटो वो केसेस जो है टेकअप कर लेने चाहिए एमपीज और एमएलएज वाले, और उनको फटाफट से रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसके लिए यदि उन्हें एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सहायता की जरूरत हो तो भी वो उसे मांग सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एडवोकेट जनरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में है। हाई कोर्ट्स का स्पेसिफिक रोल यह है कि वो ऐसे ऑर्डर या डायरेक्शन दे सकता है ताकि उनके सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं, उनके नीचे जो कोर्ट्स काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, वो एक्सपेडाइट तरीके से, फास्ट तरीके से इन केसेस को रिजॉल्व करे। और इसमें इन डायरेक्शंस के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को यह भी कह सकता है कि यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेलेक्ट द केसेस एंड एलोकेट द केसेस एज क्विकली एज पॉसिबल। इसके अलावा वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज से रिपोर्ट भी मांग सकता है कि आप मुझे रिपोर्ट दीजिए कि मंथली आप कितने एमपी एमएलए के केसेस डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर प्रीलिम्स संभव क्रैश कोर्स के बारे में, जो हमारा संभव 2.0 यानी सेकंड वॉल्यूम चल रहा है। दैट इज 2023 की सक्सेस के बाद 2024 में भी हम 6 मंथ्स के अंदर प्रीलिम्स की होलिस्टिक प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों शामिल है। साथ ही साथ आपको सेक्शनल क्विजेस, फुल लेंथ टेस्ट्स और मेंटोरशिप इसके अंदर अवेलेबल होगी। पर्सनल मेंटोरशिप, 1-to-1 मेंटोरशिप भी इसमें अवेलेबल है। अगर आप सीसैट के साथ या सीसैट के बिना इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे हमें रीच कर सकते हैं। एंड अगर आप RAINA रैना कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% 10% एडिशनल डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। चलिए, अब इसके अलावा गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि एक इंडिपेंडेंट टैब वेबसाइट के ऊपर आप बना दीजिए। अपने डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट बनाइए, फिर हाईकोर्ट की वेबसाइट बनाइए, और हाईकोर्ट की वेबसाइट में डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस या इंफॉर्मेशन का डैशबोर्ड बना दीजिए, जिसमें कितने केसेस पेंडिंग है, किस साल में वो केस फाइल हुआ है, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये सब दिखना चाहिए, सो दैट इससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। ऑल्सो उन्हें इफेक्टिव मॉनिटरिंग करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 227 हाई कोर्ट्स को यह पावर देता है कि उनके नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो गया, इन सभी कोर्ट्स को वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है, इसीलिए उसे इस पावर्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी आप स्पेशल कोर्ट्स बनाते हैं, एक तो बेंच है कि देयर इज अ बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, अदर थिंग इज स्पेशलाइज्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ठीक है, आप कोर्ट ही बना सकते हो अलग विद द, मतलब उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक छोटी बिल्डिंग अलग से बना दो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करे। स्टेट गवर्नमेंट भी इसके अंदर इनिशिएटिव ले सकता है। मेंस के तौर पे या मेंस एग्जाम के अंदर देखा जाए तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मैटर है। लोकसभा के अंदर 2019 की लोकसभा की बात करें तो 43% जो एमपीज हैं उनके खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस रहे थे। अगर क्रिमिनल केसेस एमपीज और एमएलएस के साथ पेंडिंग रहते हैं तो उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉनोटेशंस होते हैं। लोगों का ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट इरोड होता है। रूल ऑफ लॉ, यानी कि लॉ मेकर्स आर द लॉ ब्रेकर्स, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा सामने नजर आता है। और इक्वल ट्रीटमेंट जो मिलना चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने क्राइम किया है और उसे एमपी या एमएलए बनने की भी सहूलियत मिल रही है, ठीक है, ऑल्दो एलिजिडली किया है, लेकिन हो सकता है कि वो गिल्टी भी हो। तो एमपी एमएलए बनने की जो सहूलियत किसी एलिजिड क्रिमिनल को मिल रही है वो एक आम आदमी को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आर्टिकल 14 भी खतरे में नजर आता है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि जो लोग लॉज बना रहे हैं उन्हीं के खिलाफ बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं।
पावर का मिसयूज होना और क्रिमिनलाइजेशन या क्रिमिनल फंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स भी इसके सामने बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर बन के उभरता है। करप्शन और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि लॉ मेकर्स में है इसलिए लॉज भी इस तरीके से ही बनेंगे। और जब बहुत सारे व्यक्ति क्रिमिनल केसेस के अंदर पेंडिंग रहेंगे या उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग रहेंगे, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू कि अगर वो डिस्क्वालीफाई होते गए, बहुत सारे क्रिमिनल्स को आपने लोकसभा असेंबलीज में डाल दिया और वो धीरे धीरे डिस्क्वालीफाई होते गए, तो इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ सकती है। फाइनली हमें यह चाहिए कि ये जो गाइडलाइंस है इसको टू द लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पहले भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सजग, बहुत एक्टिव रहा है। साल 2013 में लिली थॉमस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति एमएलए, सिटिंग एमपी है या सिटिंग एमएलए है और जैसे ही उसकी कन्विक्शन आ जाती है किसी क्रिमिनल केस के अंदर जहां पे उसे 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, उसको कोई ग्रेस पीरियड या टाइम पीरियड नहीं मिलता कि वो अपील कर ले और अपने डिस्क्वालिफिकेशन को बचा ले। दिस पर्टिकुलर क्लॉज which gave a time of 6 months for appeal was in section 8 subsection 4 which was held as unconstitutional in which case in लिली थॉमस केस। इसके अलावा 2020 में सुनील अरोड़ा वर्सेस राम बाबू ठाकुर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ गाइडलाइंस दी थी रिगार्डिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। उन्होंने ये कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अलेजेड क्रिमिनल्स को टिकट देती है इलेक्शन के लिए, वो अपनी वेबसाइट पे उनके पेंडिंग क्रिमिनल केसेस का ब्यौरा दे, साथ ही साथ वो पब्लिसाइज करे कि ये व्यक्ति जो है इसके कुछ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। पॉलिटिकल पार्टीज को यह भी चेतावनी दी गई कि उन्हें रीजंस भी पब्लिश करने चाहिए कि उन्होंने उन कैंडिडेट को ही क्यों सेलेक्ट किया और किसी और कैंडिडेट को क्यों नहीं किया। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन जो लोकल वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश होनी चाहिए और अपने पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी शोकेस होनी चाहिए। 48 आवर्स के अंदर अंदर जैसे ही आप किसी अलेजेड क्रिमिनल को अपनी पार्टी का इलेक्शन टिकट देते हो, आपको इस डिटेल को सबके सामने लाना होगा और पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कंप्लायंस रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी इस चीज की या इस एक्टिविटी की कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है तो ईसीआई जो है सुप्रीम कोर्ट को आके बताए कि आपकी गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं किया गया था और मे भी सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकता है। तो इस सेशन में इतना ही। आप और जानकारी और अदर टॉपिक्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।